हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। अगर आप सामाजिक अध्ययन टीजीटी से अप्लाई किया है 2021 में तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, इन प्रीवियस ईयर पेपर्स के ज़रूर देखें क्योंकि आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और ये जो पेपर है सामाजिक अध्ययन टीजीटी 2016 का पेपर है, जो कि परीक्षा तिथि 8 मार्च 2019 को हुआ था। भूगोल का पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक अध्ययन जो है 4 भागों में बटा है। तो आज हम इस वीडियो में भूगोल का जो भाग है उनको सॉल्व कर रहे हैं और एक एक करके हर एक पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो एक व्याख्या सहित प्रश्न पत्र है टीजीटी परीक्षा 2016 भूगोल का ये, और आपको इन व्याख्याओं से बहुत हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आप इसके बेस पर अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दें और चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे और उनकी व्याख्या से आपको उनके आंसर्स के बारे में पता चलेगा और उससे संबंधित काफ़ी जानकारी मिलेगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको प्लस पर मिलती हैं। और बिग न्यूज़ है, 80% प्राइस ड्रॉप हुआ है। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि 2 ड्यूरेशंस में बटा है, 6 महीने और 12 महीने। 6 मंथ्स का न्यू प्राइस 699 और 12 मंथ्स का 899, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं। रेफरल कोड है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। DSSV, सुपर टेट, केवीएस, एनबीएस, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन प्लान ये अलग से है। आपको स्क्रीन पर प्राइस शो हो रहे हैं विद ड्यूरेशन। इसमें भी 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद। समर्पण, एक कंप्लीट बैच कोर्स सीटेट पेपर 1 और पेपर 2। तो ये समर्पण आप लोगों के समर्पण के लिए, और ये कंप्लीट बैच है जिसमें आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप रेफरल कोड यूज़ करके इसमें 10% का डिस्काउंट और पा सकते हैं इन सब्सक्रिप्शन में। इसके अलावा आप मेरी फ्री लाइव क्लास देख सकते हैं अनलॉक करके। अनलॉक कोड भी प्रतीक्षा टेट ही है, तो आप मेरा कोड यूज़ करके किसी भी मेरी लाइव क्लास को अनलॉक कर सकते हैं, टेस्ट को और क्विज़ेस को अनलॉक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कोर्सेज का लिंक दिया है, रेफरल कोड दिया है और मेरी लाइव क्लासेस का भी लिंक दिया है। तो उसको ज्वाइन करके आप मेरी फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, कोर्स के लिए एनरोल कीजिए, और किसी भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट लिखना मत भूलिए। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, असम, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? और सही आंसर आप सोच सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले, जिससे कि आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो कर्नाटक इसका सही आंसर है। भारत का कर्नाटक राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉफ़ी के लिए उच्च तापमान व आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहता है। कॉफ़ी के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में जो प्रमुख राज्य हैं, पहले नंबर पर तो कर्नाटक है ही है, उसके बाद केरल, तमिलनाडु है। कर्नाटक राज्य 70% अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादक नगर प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? ब्राज़ील। अगर पूछा जाए विश्व में कॉफ़ी का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो आंसर क्या होगा? ब्राज़ील होगा, और भारत में कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निकष है, यानी कि कितनी जनसंख्या आवश्यक है? 5,000 या अधिक जनसंख्या, 3,000 या अधिक जनसंख्या, 4,000 या अधिक जनसंख्या, या 7,500 या अधिक जनसंख्या?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5000 या अधिक जनसंख्या। भारत में नगरीय बस्ती के लिए 5000 या अधिक जनसंख्या की आवश्यकता होती है। भारत में नगर की परिभाषा हेतु भारतीय जनगणना आयोग ने निम्नांकित मानक निर्धारित किए हैं। उस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5000 हो। दूसरा, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाए और वहाँ के 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों। तो इस तरह का अगर कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेट्रॉइट के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। स्वचालित वाहन उद्योग, सूती उद्योग, रेयन उद्योग या रसायन उद्योग। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वचालित वाहन उद्योग। डेट्रॉइट है स्वचालित वाहन उद्योग। तो ये जो डेट्रॉइट है ये यूएसए में इरी झील के तट पर अवस्थित है। इरी झील के किनारे निम्न शहर अवस्थित हैं जिसमें डेट्रॉइट है, क्लीवलैंड है, टोलेडो है और बफेलो है। यूएसए का जो पिट्सबर्ग है ये लौह इस्पात के लिए प्रमुख नगर माना जाता है। लौह इस्पात का सबसे बड़ा नगर है ये पिट्सबर्ग, और जिसे विश्व की इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नई दिल्ली का सीबीडी है, तो सीबीडी का मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। तो नई दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद या कनॉट प्लेस। और सही आंसर है ऑप्शन डी कनॉट प्लेस। तो नई दिल्ली का सीबीडी कनॉट प्लेस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को डैश के द्वारा प्रतिपादित किया था। कोपरनिकस, टॉलेमी, लाप्लेस या चैम्बरलेन। और सही आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन ए कोपरनिकस। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित किया, और जो टॉलमी थे ये अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे। टॉलमी की प्रमुख पुस्तकों में आल्मागस्ट, ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस, भूगोल की रूपरेखा, एनालिमा, ज्योग्राफिया मुख्य पुस्तकें हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से कोई पुस्तक पूछ ली जाए, तो इन पुस्तकों को ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे आर्कटिक व्रत कहा जाता है। आर्कटिक जहाँ होगा वहीं आर्कटिक व्रत होगा, सिंपल सी बात है। तो 66.5 उत्तर, 23.5 उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण या 90 डिग्री उत्तर। और सही आंसर क्या होगा? ये होगा 66.5 उत्तर। तो आर्कटिक व्रत यानी कि ऊपर वाला पार्ट है, तो 66.5 उत्तर। आर्कटिक व्रत कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित ग्रेट बियर झील से गुजरता है। ग्रेट बियर झील के तट पर पोर्ट रेडियम अवस्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो यूरेनियम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अपक्षय, अपवर्तन, भूस्खलन, साधारण भूस्खलन। अपने ही स्थान पर शैलों का विघटन, और ये कहलाया जाता है ऑप्शन ए अपक्षय। अपने ही स्थान पर शैलों का विघटन अपक्षय कहलाया जाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कड़ी का मय विघटन डैश का एक उदाहरण है। यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, पादप अपक्षय या कोई नहीं। और सही आंसर है इसका कड़िकामय विघटन जो होता है वो एक यांत्रिक अपक्षय है। कई चट्टानें विभिन्न खनिजों के द्वारा निर्मित होती हैं, अतः उनके विभिन्न भागों में ताप ग्रहण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है और उनका फैलाव भी अलग अलग होता है। तो परिणाम स्वरूप ये चट्टानें छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती हैं, तो इसे कड़िकामय विघटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य कपासी डैश का एक उदाहरण है। निम्न मेघ, मध्य मेघ, उच्च मेघ या कोई नहीं। और इसका सही आंसर है मध्य मेघ। ऑप्शन 20 का सही आंसर है मध्य कपासी मेघ। स्तरीय कपासी बादल तथा स्तरीय बादल मध्य मेघ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण डैश पर आधारित था। जलवायु दशाएं, वर्षा और तापमान, वनस्पति मंडल या कोई नहीं।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा और तापमान। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वर्षा और तापमान पर आधारित था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लिखा है, तो हम इसको बी कर देते हैं। तो वर्षा और तापमान सही आंसर है, ना कि वनस्पति मंडल। कोपेन ने 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सन 1918 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में संशोधन एवं परिमार्जन किया। कोपेन ने पुनः 1931 तथा 36 में अपने जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं क्या कहलाते हैं? संक्रमिका, पारिस्थितिकी तंत्र, प्लवक जीव या तरण जलचर? और सही आंसर है इसका ऑप्शन 1, संक्रमिका। संक्रमिक क्षेत्र कहते हैं ऐसे चीज़ों को, और संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं संक्रमिका कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया है? A.G. टेंसले ने किया है। कब किया है? 1935 में किया है। और तथा परिभाषित करते हुए कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, प्रवाल भत्तियां डैश की बनी होती हैं? कोरल पॉलिप्स, रेडियोलेरियन पंख, डायटम पंख या कैल्शियम युक्त पंख? जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो ऑप्शन ए इसका सही है, कोरल पॉलिप्स की बनी होती हैं। प्रवाल कीटों के अस्थि पंजरों के समेकन से निर्मित समुद्री स्थलाकृति को प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ कहते हैं, जो चूना पत्थर तथा डोलोमाइट जैसे अपसादी चट्टान से निर्मित होते हैं। कोरल पॉलिप स्वयं द्वारा निर्मित एक चूने की खोल में रहते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और चूने की एक खोल में रहते हैं, और इन कीटों के शरीर पर असंख्य पादप शैवाल रहते हैं जिन्हें जुक्सान्थलाई अलगी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमो सैपियंस से संबंधित है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या स्वयंपोषी? तो होमो सैपियंस होते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, सर्वाहारी। तो होमो सैपियन शब्द सर्वाहारी से संबंधित है। सर्वाहारी पोषण स्तर 4 के अंतर्गत आते हैं, जो निचले तीनों पोषण स्तर से आहार ले सकते हैं। नेक्स्ट है, एड कुंडे पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है? हम्बोल्ट, रिटर, रेंचर या विडाल डाला ब्लाची? राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी, रिटर। यानी कि जो एड कुंडे पुस्तक है वो रिटर द्वारा लिखी गई है, और एड कुंड का अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान, जिसके 19 खंड हैं जो कि मुख्यतः अफ्रीका और एशिया के वर्णन से संबंधित है। रिटर एक ईश्वरवादी उद्देश्यवादी विचारक थे। रिटर को आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन अगर आए तो आंसर आपका क्या होगा? रिटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बेस्ट्रोयम की संकल्पना डैश के द्वारा विकसित की गई? टेलर, वेंचेल, हेटनर या रिक्टोफेन? और राइट ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन है बी, रेंचेल। लेबेंसराय की संकल्पना रेडजेल द्वारा विकसित की गई। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल सबसे प्रमुख मानवता भूगोलवेत्ता थे जो डार्विन के विचारों से प्रभावित थे। इनकी प्रमुख रचना एंथ्रोपोजियोग्राफी है और इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध डैश के द्वारा लिखा गया है? मार्क्स, माल्स, एडम स्मिथ या रिकार्डो? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माल्स। जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध पुस्तक माल्स द्वारा लिखी गई है। माल्थस ने यह पुस्तक 1879 ईस्वी में प्रकाशित की थी। माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय गति से 1, 2, 3, 4, 8, 16 से बढ़ती है, जबकि भरण पोषण के साधन गणितीय गति 1, 2, 3, 4, 5 से बढ़ते हैं। तो मतलब ये दुगनी गति से बढ़ रही है जनसंख्या, ज्यामितीय गति, और साधन सिर्फ नॉर्मल गति से बढ़ रहे हैं। तो ये किसका कहना है? माल्थस का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कील, सुएज, पनामा या सेंट सू मैरी? और राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, पनामा। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक सागर को जोड़ती है। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में यूएसए द्वारा किया गया, जो कि 8 किलोमीटर लंबी, 77 किलोमीटर, 350 किलोमीटर चौड़ी तथा 12 से 16 मीटर गहरी है। इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कुछ मानव निर्मित झीलें बनाई गई हैं, जिसमें लेक गैटुम सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश, जहां हमने कर्नाटक पढ़ा। अब वही प्रश्न विश्व से संबंधित आया है, तो हमने वहां पर व्याख्या में पढ़ा था कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शंस में है भारत, ब्राज़ील, वेस्ट इंडीज़ या इथियोपिया। तो जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है वो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, और ये है ब्राज़ील। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। साओ पोलो यहाँ प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। ब्राज़ील में कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात सैंटोस बंदरगाह द्वारा किया जाता है, और इसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? यहाँ पर ये क्वेश्चन है। झेलम, तिस्ता, रावी या व्यास? और सही आंसर है झेलम। झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी से बहती है। झेलम नदी बृहद हिमालय क्षेत्र में बैरीनाग के समीप अवस्थित शेषनाग झील से निकलने के पश्चात अनंतनाग से होते हुए कश्मीर घाटी का प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर किशनमंगा, उरी तथा तुलबुल जल विद्युत परियोजनाएं चलाई गई हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस के ऊपर आल्प्स ने रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन क्या कहलाती है? और सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन में है हरमटन, सिरोको, फान या मिस्ट्रल। और राइट ऑप्शन क्या होगा? फ्रांस के ऊपर आल्प्स की जो रोन घाटी या फिर राइन घाटी कह सकते हैं इसको, भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन को हम मिस्ट्रल कहते हैं। मिस्ट्रल, ऑप्शन डी सही आंसर है। फॉन क्या है? फॉन एक जोरदार झोंके वाली शुष्क और गर्म पवन है। यह हवा दक्षिणी आल्प्स के सहारे ऊपर उठती है, ठीक, एवं वर्षा के पश्चात आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों पर नीचे उतरती है। यह वायु फ्रांस, इटली आदि देशों में प्रवाहित होती है। फॉन। नेक्स्ट है, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः डैश का अनुसरण करती है। तो कितनी डिग्री देशांतर पर आपको ये रेखा मिलती है ये बताना है। 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान है। अगर आप पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे देंगे, और ये है 180 डिग्री देशांतर। बिल्कुल सही, और आपने सही इसका आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? तनाव, संपीड़न, घर्षण या अपर्दन? अंतर्जनित बल पूछा है, तो यहाँ पर सही आंसर है अपर्दन। अपर्दन जो है अंतर्जनित बल नहीं है। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं तथा ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं तथा सतह पर असमानताओं को जन्म देते हैं, उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं। तो ये पूरा ही पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे अंतर्जनित बल क्या होते हैं। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल पर भ्रंश, दरार, चटकने आ जाती हैं। साथ ही इस बल के द्वारा ही अवरोधक पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर संधियां में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन में है डाइक, सिल, लोपोलिथ एंड बैथोलिथ। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डाइक। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला ठोस हो जाने वाला मैग्मा डाइक कहलाता है। जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच होता है तो सिल का निर्माण होता है।
यह प्रायः चट्टानों की परतों के समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है। एक वाताग्र डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अवरुद्ध वाताग्र या स्थिर वाताग्र। और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, उष्ण वाताग्र। जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी ओर चढ़ जाती है। यह उष्ण वाताग्र कहलाई जाती है। उष्ण वाताग्र जो है वो सदैव दाईं ओर से बाईं ओर चलता है और इसका ढाल मध्य अक्षांशों में प्रातः 2:100 से 2:400 तक पाया जाता है। नेक्स्ट है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया। वी जर्केनेस, फिट्स रॉय, शॉ या लैम्पफर्ट। और राइट आंसर इसका क्या होगा? तो जल्दी से सोच के आप कमेंट में लिख सकते हैं इसका सही आंसर मेरे आंसर देने से पहले। और सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, वी जर्कनेस। ऑप्शन ए, वी जर्कनेस या वर्कनॉस, कुछ भी बोला जा सकता है इनको। तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत वी जर्कनेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तापमान, गति, दिशा, आर्द्रता, घनत्व आदि के संदर्भ में दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के बीच ढलुआ सतह को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? वाताग्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई डैश के बीच है। 800 से 1000 मीटर, 200 मीटर तक, 500 से 1000 मीटर या 1.5 किलोमीटर तक। और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 200 मीटर तक। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई 200 मीटर तक पाई जाती है और इसी गहराई तक वनस्पति और प्रवाल आदि पाए जाते हैं। और इस मंडल को हम क्या कहते हैं? नेरेटिक मंडल कहते हैं। नेरेटिक प्रकाशीय क्षेत्र यानी कि समुद्र की बात यहाँ पर आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि समुद्र में जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो 200 मीटर तक ही जाता है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है। तो जहाँ तक ये सूर्य जाता है उसी में वनस्पति उगती है, वहीं पर प्रवाल उगते हैं, क्योंकि वनस्पति सूर्य के प्रकाश से ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करती है और उसी को हम नेरेटिक मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरोशिया धारा डैश में देखी जाती है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या कोई नहीं। और सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। क्यूरोशिया धारा प्रशांत महासागर में देखी जाती है। क्यूरोशिया धारा एक गर्म धारा है जो ताइवान से रिक्यू द्वीपों तक प्रवाहित होती है। यह धारा अटलांटिक के फ्लोरिडा धारा से समता रखती है। अगला प्रश्न, पर्यावरण निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार या विंध्य पठार। और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के विस्तार कहाँ पर है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों में है। इस क्षेत्र का उत्तरी क्षेत्र हजारीबाग के पठार और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राजमहल पहाड़ी के रूप में वर्गीकृत है। छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी विस्तार रांची के पठार के रूप में है, जो दामोदर नदी द्वारा हजारीबाग पठार से अलग होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा रहता है? तो पिरामिड बताना है, ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा रहेगा? तो ये हमेशा सीधा रहता है, ये ध्यान रखिए, सीधा रहता है ऊर्जा का पिरामिड। उल्टा सीधा दोनों वन प्रणाली में उल्टा, तो किसी भी स्थिति हो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा, क्योंकि जो ऊर्जा है वो एक दिशा में चलती है, एक दशकीय होती है। और जैसा कि लिंडमैन ने कहा है, कितना प्रतिशत ट्रांसफर होती है? 10%। तो मान लीजिए यहाँ 100 है तो यहाँ पर 10 होगी, यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर 0.1 होगी। तो इस तरह से हमारा जो ऊर्जा का पिरामिड है वो छोटा होता चला जाता है ऊंचाई के साथ। तो ये हमेशा कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। क्लियर? यहाँ फिर से गड़बड़ी है, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है किसी भी स्थिति में। जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तत्वों की जीवधारियों द्वारा प्रयोग की गई
नई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, किसने भूमि प्रयोग अध्ययन प्रारंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? मैकेंडर, एल.डी. स्टंप, गैडेस या उक्त में से कोई नहीं? और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, एल.डी. स्टंप। एल.डी. स्टंप ने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि मसाई जनजाति डैश में पाई जाती है? अफ्रीका, कनाडा, अंटार्कटिका या उक्त में से कोई नहीं? और ऑप्शन ए जो है वो सही है, मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई पशुचारक जनजाति है, इनके निवास को क्राल कहा जाता है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कैसी जनजाति है? बुशमैन पाई जाती है। और ये सभी आपको आराम से आपकी बुक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली पकड़ना डैश के अंतर्गत आता है? प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि या चतुर्थिक गतिविधि? तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मछली पकड़ना है वो एक प्राथमिक गतिविधि है। तो कृषि, वन, लकड़ी काटना, खनन, मत्स्य पालन, ये सभी चीज़ें क्या हैं? प्राथमिक गतिविधियां हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत ये मछली पकड़ना आता है। तो ये प्राथमिक व्यवसाय कहलाए जाते हैं। आसवान परियोजना डैश की एक परियोजना थी? मिस्र, सियोन, साओ पोलो, हाल्बू? आसवान परियोजना जो है मिस्र की परियोजना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आसवान बांध किस पर है? नील नदी पर बनाया गया है आसवान बांध। आसवान बांध का जलाशय नासिर झील सूडान और मिस्र की सीमा पर अवस्थित मानव निर्मित झील है, जिससे होकर क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। आसवान बांध नील नदी पर, क्लियर? और नासिर झील है, इससे क्या होता है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। अल्फा लफा सुना होगा आपने, क्या है अल्फा लफा? एक कस्बा है, जनजाति है, एक प्रकार की घास है और एक खनिज है। और बिल्कुल सही सोचा आपने, अल्फा लफा जो है एक प्रकार की घास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कोरोमंडल तट डैश में स्थित है? कोरोमंडल कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है या उड़ीसा में स्थित है? और सही आंसर इसका कोरोमंडल जो है तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल क्लियर। और ये पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण उत्कल, उत्तरी सरकार व कोरोमंडल तट में विभाजित किया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट की अपेक्षा कम कटा हुआ है, इस कारण पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है और यहाँ गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच कोलेरू झील अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फटाफट से, जल्दी से। तो ये वीडियो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है, और अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन प्रश्नों से, इन वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? शुक्र है, मंगल है, यूरेनस है और पृथ्वी है। तो जो सूर्य के निकटतम ग्रह हैं, टोटल ग्रह 8 हैं, 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह होते हैं। क्लियर? जो सूर्य के निकटतम शुरू के 4 हैं वो आंतरिक, और जो बाहर के 4 हैं वो बाह्य ग्रह हैं। तो शुक्र, मंगल, यूरेनस, पृथ्वी में से कौन होगा बाह्य का? तो यूरेनस ऑब्वियस सी बात है, बाहर का ग्रह है, यानी कि सूर्य से दूरी पर है, इसीलिए ये बाह्य ग्रह में होगा। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं, और बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग डैश में पूरा करती है? 24 घंटे, 22 घंटे, 26 घंटे या 20 घंटे? तो पृथ्वी अपना एक घूर्णन जो पूरा करेगी वो करती है 24 घंटे में। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, किस स्पीड से घूमती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से।
और ये अपना एक गुणन 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, जिसे हम 24 घंटे मानते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। और पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी रहती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम था पेंजिया, पैंथालासा, लारेशिया या ऑस्ट्रेशिया। और सही आंसर है पैंथालासा। महाद्वीप धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व एक महाद्वीप और एक महासागर था और उस महासागर का नाम पैंथालासा और महाद्वीप का नाम था पेंजिया। तो हमसे क्वेश्चन में महासागर का नाम पूछा है, इसीलिए पैंथालासा, और यहीं पे महाद्वीप होता तो हमारा आंसर क्या होता? पेंजिया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ये बताना है। और सही आंसर क्या है? और ये है ऑप्शन में है, सॉरी पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मरकली पैमाना, रिश्तर पैमाना, ये रिश्टर नहीं है, रिएक्टर पैमाना होगा, दोनों, या बैरोमीटर। तो सही आंसर है मरकली पैमाना और रिएक्टर पैमाना, दोनों ही। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम मरकली और रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। जो मरकली मापक गुणात्मक परिमाणात्मक नहीं है, वहीं रिक्टर स्केल एक लोक स्थनिक स्केल है, जिससे 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। तो ये हम दोनों का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? धूम कोहरा, कुहासा, ओस या पाला? और यहाँ पर हम कहेंगे धूम कोहरा यानी कि स्मॉग। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है, धुआं क्या होता है? स्मोक होता है। कोहरा क्या होता है? फॉग होता है। तो स्मॉग बन जाता है, तो इसे धूम कोहरा कहते हैं। नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर धुएं से मिश्रित कोहरे को जहरीला कोहरा, धूम कोहरा या नगरी कोहरा कहा जाता है। जब कोहरे के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन आदि मिल जाते हैं तो कोहरा जहरीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्ष के लिए अधिक उत्तरदायी है? शीतोष्ण चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उत्तर पूर्वी मानसून या कोई नहीं? और राइट ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून। तो भारत के पूर्वी तट से शीत ऋतु की वर्षा के लिए उत्तर पूर्वी मानसून अधिक उत्तरदायी है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मानसून के निर्वर्तन और प्रत्यावर्तन की ऋतु कहा जाता है। यह अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थिर हो जाता है और नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार यह भारत के पूर्वी तट पर बारिश करता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि पूर्वी तट से जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसके कारण सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर तब क्या होगा? तमिलनाडु होगा, क्योंकि वहाँ पर बारिश ये करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता कितनी है? 33%, 35%, 37% या 40%? और महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता जो है वो है 35%। और ये तो आपको पता ही होगा, सर्वाधिक लवणता जिस सागर में है उसको हम मृत सागर यानी कि डेड सी कहते हैं, जो कि इजराइल देश में है। और उसमें इतनी ज़्यादा सघनता है कि उसमें कोई डूब नहीं सकता, सब लोग तैरते रहते हैं। लेकिन उसमें जलीय जीव जो है वो जीवित नहीं रहते, इसीलिए उसको मृत सागर नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे सागरीय जल में लवणता संरचना दी हुई है। सोडियम क्लोराइड की वजह से ये लवणता होती है जो कि 27.21 है। सर्वाधिक लवणता किस वजह से है? तो सोडियम क्लोराइड आपका सही आंसर होगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड की मात्रा यहाँ पर दी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर तरंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया लाप्लेस, हैरिस, डेविस या डेली। और राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी हैरिस। हैरिस के द्वारा स्थिर तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अगर लाप्लास का होता तो लाप्लास के द्वारा गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है? जीव, पादप, प्लास्टिक पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो कि जैविक निम्नीकरण जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, उनको जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। क्लियर? और इसमें से बताना है कि कौन सा निम्नीकरण नहीं है। और प्लास्टिक जो है सही आंसर होगा, क्योंकि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता और सूक्ष्म जीवों के द्वारा खाया नहीं जा सकता, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। इकोटोन, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र या आवास। तो आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा क्षेत्र क्या कहलाया जाता है? और ये कहलाया जाता है इकोटोन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान को क्या कहा जाता है? तो एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थान को हम कहते हैं नम बिंदु, नम बिंदु बस्ती। ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, तो यहाँ पर हम बी कर देते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का जो लक्ष्य है उसमें कुल प्रजनन दर 2010 तक 2.1 तक लाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। और सही आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। विश्व में चीन, अमेरिका, भारत प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना संरचनाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 पर पहुंच चुके हैं। तो टोटल 62 क्वेश्चन होंगे आपके हर एक खंड में। तो उन 62 क्वेश्चंस के को आंसर जो है आपको सॉल्व करने हैं। तो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? पॉन्जोल, लैटेराइट, चर्नोजेम या पेडोकोल। और सही आंसर है चर्नोजेम। चर्नोजेम जो है मृदा को काली मृदा कहते हैं, और यह अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होने के साथ साथ यह मिट्टी विश्व के विभिन्न घास के प्रदेशों जैसे रूस के स्टेपी क्षेत्र, अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र और अर्जेंटीना में पंपास प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये घास के मैदान है। रूस के घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, और अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। क्लियर? तो ये घास के मैदानों के नाम भी पूछे जाते हैं, जिनको आप ध्यान ज़रूर रखें। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 2500 किलोमीटर, 3214, 2993 या 3600 किलोमीटर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। ठीक है? और यहाँ पर उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा है। अगर आएगा पूर्व से पश्चिम विस्तार, तब आपका आंसर क्या होगा? 2933 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट डैश पर मिलते हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, नीलगिरी या पलानी। और सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा और दूसरी सबसे छोटी माकुती है। इसका विस्तार तमिलनाडु तथा केरल राज्य में है। ग्रीष्म अयतान या ग्रीष्म अपनांत या अयनांत को कहते हैं? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 जून। और सही आंसर क्या होगा? ग्रीष्म जो अयनांत होता है
वो 21 जून को होता है और शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपनाई गई मानक माध्याह्न मेरिडियन है, तो भारत की बतानी है। IST जिसे हम कहते हैं 82.5 पूर्व, 84.5 पूर्व, 82.5 पश्चिम या 84.5 पश्चिम, और ये सभी को पता होगा 82.5 पूर्व है, जो कि कहाँ से जाती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और यही रेखा छत्तीसगढ़ के जलदलपुर से भी गुजरती है। यह रेखा भारत के यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है। बड़ी प्लेट, प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट या फिलीपींस प्लेट। तो सबसे बड़ी जो प्लेट है वो किसकी होगी, सबसे बड़े महासागर की, प्रशांत प्लेट की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्लेट विवर्तनिका क्रियाओं के आधार पर अब 6 प्रमुख तथा 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जिसमें यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, प्रशांत प्लेट, अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट है। और प्लेट शब्द का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया, वो टूजो विल्सन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, जो कि है पिडमांट मैदान डैश के द्वारा बने होते हैं, पवन, ग्लेशियर, नदी या भौमजल। तो पिडमांट जो मैदान होते हैं वो नदी के द्वारा बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, संवहनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन में होती है। संवहनीय वर्षा अधिकांशतः किस क्षेत्र में होती है, ध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्ण या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र। संवहनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर होती है, और इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण उच्च तापमान का होना पाया जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है वो उसकी जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, यानी कि जो गर्मी है वहाँ पर सर्वाधिक रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अत्यधिक वर्षा भी होती है, अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा वन जैसे कि अमेज़न का जंगल भी भूमध्य रेखा के पास है। तो ये यहाँ पर इसलिए इसका सही आंसर होगा। और 2 से 4 बजे के बीच मूसलाधार वर्षा होती है इन प्रदेशों में, और इस प्रकार की वर्षा को कपासी वर्षा मेघ के द्वारा ये जो वर्षा है होती है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी, भूजात, खारे पानी के पौधे या कोई नहीं। और सही आंसर है इसका भूजात। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद भूजात अवसाद कहलाते हैं। स्थलीय निक्षेप बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख के रूप में पाए जाते हैं। पंख को नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र डैश के पास देखा जाता है। तो उच्चतम ज्वार जो क्षेत्र है वो कहाँ देखा जाता है, गुजरात तट पर, सुंदरवन क्षेत्र, विशाखापट्टनम या तमिलनाडु। और राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, गुजरात तट। गुजरात में उच्चतम ज्वार वहाँ पाए जाने वाले संकरीय तट के कारण होते हैं। विश्व में कनाडा की फंडी की खाड़ी में अधिकतम ज्वार भाटा परिसर अंतर पाया जाता है, जो कि 16 मीटर के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। जो तापीय ऊर्जा परियोजना है वो ध्वनि प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं डालता, बाकी उससे वायु प्रदूषण भी होता है, भूमि प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। तो भारत में प्रमुख तापीय ऊर्जा परियोजनाएं आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर हैं, गुजरात में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं और अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं हमारे वीडियो के, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो, उनकी व्याख्या अच्छी लग रही हो और ये वीडियो भी अच्छा लग रहा हो। तो प्लीज़ लाइक नहीं किया हो अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादक से हानियां घटाकर इंगित की जाती हैं। ABCD 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और सही आंसर बताना है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर
किस में की जाती हैं? ऑप्शन डी निविल प्राथमिक उत्पादन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों के अतिरिक्त जो उत्पादन होता है उसे द्वितीयक उत्पादन कहते हैं और निवल उत्पादकता पारिस्थितिकी तंत्र की कुल उत्पादकता कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह डैश द्वारा बताया गया है? वॉन थोनियन, वीवर, वेवर या पेंग, किसके द्वारा बताया गया है? और ये बताया गया है वॉन थ्यूनेन के द्वारा। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, ये वॉन थ्यूनेन द्वारा बताया गया है और वॉन थ्यूनेन के अनुसार केंद्र से दूर क्रमशः 6 निम्नलिखित भूमि उपयोग मेखला पाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रथम मेखला, द्वितीय मेखला, तृतीय मेखला, चतुर्थ मेखला, पांचवी मेखला और छठी मेखला सभी दिए गए हैं। इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ें जिससे कि प्रश्न अगर आपका एग्जाम में आए तो वो आपकी नज़रों से बच ना पाए और उसका आंसर सही हो जाए। चलिए, और हमारा आज इस वीडियो का और आपके इस पेपर का आखिरी प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि डैश में हुई थी? 1921 से 1951, 1911 से 1921, 1981 से 2001 और 2001 से 2011। और नकारात्मक जो वृद्धि हुई थी जनसंख्या में वो हुई थी ऑप्शन बी 1911 से 1921 तक। तो 11 से 1921 होना चाहिए में हुई थी। वर्ष 1901 से 1921 तक देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। 21 से 51 तक जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही और 1951 से 81 तक देश की जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अत्यधिक तेजी से वृद्धि किस सन में हुई? तो 51 से 81 तक। और 81 से 2011 तक देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई किंतु वृद्धि दर में गिरावट का रुख भी जारी रहा। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद मिले, आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई गलती हुई है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। गलती के लिए माफ़ी, और कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।